तो आज हम आपको बताएंगे इतिहास में पास होने का बेहतरीन ट्रिक। क्या है? बेहतरीन ट्रिक है आपको इतिहास में पास होने के लिए। बेहतरीन ट्रिक है आपके पास। अगर अभी तक इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इस क्लास को जरूर कर लीजिएगा। आपको इतिहास में बिंदास आप पास हो जाइएगा। तो आज की क्लास का शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और हम जो बात आपको बोलेंगे लेकिन आपको वो बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला बात क्या है। अभी तक अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो फिर भी हो जाओगे पास, गारंटी के साथ बोल रहे हूँ। ऐसा ट्रिक यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इतिहास का। किसका बात करने वाले हैं? क्लास 12 इतिहास का। चलिए यहाँ पे हम एग्जाम की पैटर्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टोटल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। उसमें से आपको एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्या करना है आपको? सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अब देखते हैं आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात। यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 30 तो रहेगा। 30 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आपको आंसर देना है कितना? 30 का आपको आंसर देना है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो आप कैसे सबका आंसर दीजिएगा? तो उसके लिए हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक के साथ लेकर आए हैं। अगर आप हम जो बोलेंगे आपको कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में आप बिंदास से पास हो जाइएगा। सिर्फ उसी को आपको कर लेना जो हम आपको बोलेंगे, तो आप उसी को कर लीजिएगा। आप एग्जाम में बिंदास से पास हो जाइएगा। यहाँ पे देखते हैं आपको क्या है। यहाँ पे आपका है लॉन्ग क्वेश्चन। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन आपको 8 रहेगा, लेकिन आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आपको बिल्कुल ही नहीं कराएंगे। हम आपको पास होने के लिए यहाँ पे हम टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। इनमें से आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में गारंटी के साथ बोलो आपको एग्जाम में आएगा ही। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको गारंटी के साथ बोलो आपको यहाँ पे आएगा। चलिए आप यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब आपको देंगे आपको टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। कितना देंगे? 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। क्या है? टोटल आपको यहाँ पे 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। कितना? 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। इसमें से आपको एग्जाम में आप आराम से पास हो जाओगे। इसमें से आप देखिए क्या करना है। अब इसमें से आपका 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में गारंटी के साथ आना है। कितना? 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ आपको एग्जाम में आना है। तो आप टोटल अगर आप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो आपके पास 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे आपको टोटल नंबर कितना मिलेगा? आपको टोटल यहाँ पे आपको 40 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 30 नंबर ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा और 10 नंबर आप यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव में मिल जाएगा। टोटल आपको यहाँ पे 40 नंबर मिल जाएगा। तो आप गारंटी के साथ तो आप पास हो जाएगा एग्जाम इतिहास से। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, उसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन है कि करवान 14 विधि क्या है। क्या है करवान 14 विधि क्या है? इस क्वेश्चन का आपको आम भाषा में आपको जो आपके घर द्वार में आपको आम भाषा में आप जो बोलते हैं उसी भाषा में आपको क्वेश्चन को जल्दी से आपको समझा देंगे। यहाँ पे देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन है कि करवान 14 विधि क्या है। क्या है करवान 14 विधि? यहाँ पे देखिए पहले नंबर क्वेश्चन क्या है करवान 14 विधि क्या है। आप उत्तर को देखिए। यहाँ पे आपको उत्तर है सबसे आसान भाषा में आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखिए तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को, बल्कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को करवान 14 विधि कहा जाता है। आपके क्वेश्चन के एक बार आप रिपीट मान लीजिए तब आपको समझाते हैं। देखिए इस विधि के अनुसार प्रत्येक जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। बोले कि कार्बन 14 विधि के अनुसार प्रत्येक जीवित वस्तु में, कोई भी एक जीवित इंसान है, जीवित कोई किसी भी चीज जीवित है तो जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। उतना भी ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं, बिल्कुल समान मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मृत्यु के बाद कार्बन 12 स्थिर रहता है। बल्कि मृत्यु के जब कोई किसी चीज़ का मृत्यु हो जाती है, मर जाती है, तो कार्बन 12 स्थिर रहती है। लेकिन यहाँ पे कार्बन 14 आपकी क्षय होने लगती है, कार्बन 14 आपका खत्म होने लगता है। तो इस वास्तु में कार्बन बोला कि जिस वास्तु में जितना ही कार्बन 14 कम होगा वह वास्तु उतना ही पुराना होते जाएगा। आपको इसका आम भाषा में आप समझा लीजिए। आपको यही आपको सबसे आसान भाषा में समझा रहे हैं। देखिए अब देखिए तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इतना आपको याद कर लीजिए होगा। अब यहाँ पे देखिए किसी भी जीवित वस्तु में, कोई भी जीवित वस्तु उसमें कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा समान मात्रा में रहती है। उतना कम भी नहीं, उतना ज़्यादा भी नहीं है। और जब किसी चीज़ अगर वही चीज़ अगर मर जाती है, जब मर जाती है तो उसके बाद आपका कार्बन 12 स्थिर रहता है। मतलब इससे बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है। लेकिन वहीं पे कार्बन 14 की मात्रा क्षय होने लगता है, बल्कि वहीं पे कार्बन 14 की मात्रा खत्म होने लगता है। अर्थात जिस वस्तु में कार्बन 14 जितना कम होगी, जिस वस्तु में कार्बन 14 जितना कम होगी वह वस्तु उतना ही पुराना होते जाएगा। यहाँ पे आपको एक नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के प्रश्न क्या है। प्रश्न दूसरा नंबर कि विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताइए। बोल के विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम, बोल के विश्व के 7 किसी भी देश में सबसे
अच्छा चीज़, सबसे अच्छा एक आश्चर्य है तो उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कोई समझने वाला चीज़ नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा बाबू। ये चीज़ आपको समझने वाला चीज़ नहीं है तो आपको समझा देंगे अच्छी तरीके से, ये आपको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ताजमहल भारत के अंदर है, ताजमहल भारत है, आपको देश का नाम भी लिख दिया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ताजमहल कहाँ है, भारत में, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ताजमहल कहाँ है तो भारत में है। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे चिचेन इत्जा, ये जो चिचेन इत्जा है कहाँ है, मेक्सिको में है। कहाँ है, मेक्सिको में। चिचेन इत्जा कहाँ है, मेक्सिको में है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्या है, क्राइस्ट द रिडीमर, ये आपका कहाँ, ब्राज़ील में है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको ये आ जाएगा। और ये बहुत ही VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी सही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर साल, लगभग आपको हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं चौथा नंबर है कि कोलोसियम, क्या है, कोलोसियम कहाँ है, तो आपको इटली में, आप याद कर लीजिए कोलोसियम कहाँ है, इटली में है। यहाँ पे आपको देखिए चीन के महाद्वार मतलब चीन में ही है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, माचू पिच्चू ये पेरू में है। कहाँ है, माचू पिच्चू पेरू में है। अब यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर है, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर की पेट्रा आपका जॉर्डन में है। कहाँ है, जॉर्डन में है। कहाँ है, जॉर्डन में है। पेट्रा कहाँ है, जॉर्डन में है। अब लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, झूम खेती, मतलब कि झूम खेती क्या है, ये आपका समझने वाला क्वेश्चन, आप इसको आराम से समझ लीजिए। देखिए झूम खेती पहाड़ी, आपको सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चन, आपका आंसर को आपको रिपीट मार लीजिए, इस आंसर को आप लोग एक बार जरूर रिपीट मार लीजिए। देखिए पहाड़ियों लोग झूम की खेती करते थे। भारत के कई जनजाति में झूम की खेती का प्रचलन इसके तहत आसपास के जमीन को जलाकर साफ कर देते थे, और इसमें बोला कि झूम खेती में दल, जवार, बाजरा आदि की फसलें उगाए जाते थे। साफ किए हुए जमीन पर कुछ समय तक ही खेती करते थे और कुछ वर्ष के लिए उस जमीन को छोड़ दी जाती थी, और दूसरे स्थान पर और नए स्थान पर चल जाते थे। आपको इसको आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए झूम खेती है, एक खेती है, क्या है, एक खेती है। झूम खेती पहाड़ियों में की जाती है, पहाड़ियों के लोग करते हैं, जो पहाड़ में लोग रहते हैं वो पहाड़ियों के लोग करते हैं। वो पहाड़ियों के लोग क्या करते हैं, देखिए कई जगह में जंगल है। देखिए मान लीजिए आपको ये आपका जंगल है, मान लीजिए जंगल है, इस जंगल को जलाकर साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद अब इसमें कुछ साल तक आपको फसल उगाते हैं, अब उसमें फसल उगाने के बाद कुछ साल तक फसल उगाते हैं, फिर उस ज़मीन को छोड़ देती है, फिर इस ज़मीन को छोड़कर फिर दूसरे ज़मीन में चल जाते हैं। वही फिर पहाड़ियों को जंगल को काट कर जलाकर फिर वहीं पे फिर कुछ साल तक ज़मीन करते हैं, कुछ साल तक वहाँ पे फसल उगाती है। इसी तरह यही झूम की खेती है, और उसी को फिर छोड़कर फिर दूसरे जगह चले जाते हैं, फिर नए स्थान, उसी तरह उन लोग झूम की खेती करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है। आप लोग इस क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन को। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों के नाम। जब 1857 के क्रांति हुआ था तो उसमें जो 4 पुरुष था, उस 4 पुरुषों का नाम लिखे, जो बहुत ही योगदान दिया था 1857 के क्रांति, बहुत ही लड़ाई किया था। तो उसमें सब 4 पुरुषों का नाम लिखना है। इसमें देखते हैं, यहाँ आपका 4 है। क्या है, तो 1 नंबर आपको क्या आ जाएगा, बहादुर शाह जफर। क्या आ जाएगा, जो 1857 की क्रांति का, ये आपका देखिए मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक को ना बहादुर शाह जफर है। ये बहादुर शाह जफर भी 1857 के क्रांति में भाग लिया था। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, नाना साहब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। मंगल पांडे तो तब ही शहीद हो गया था, 1857 में क्रांति में ही शहीद हो गया था मंगल पांडे। ये आपको चार नाम आपको लिख देना है। बहुत ही VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या, बहुत ही VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। अब इसको भी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका समझने वाला क्वेश्चन, आप इसको अच्छी तरह से समझा। जो आपका समझने वाला क्वेश्चन आपको हम उसको समझा देंगे, अब जो समझने वाला क्वेश्चन नहीं है आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं फिर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातत्व सब क्या समझते हैं, बोलो पुरातत्व क्या है। आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको आम भाषा में समझा देगा है कि पुरातत्व क्या होता है। देखिए पुरातत्व होता है जो किसी मिट्टी के अंदर से, किसी मिट्टी को खोद कर निकाला गया जो भी सामान मिलती है, मान लीजिए सिक्के, अभिलेख, इमारत मतलब बड़े बड़े घर, मकान, जो भी चीज़ मिलती है, अब उसी के तहत एक इतिहास लिखा जाता है, उसी को ही पुरातत्व कहते हैं। अब इसको हम भाषा को समझते हैं। देखिए इस भाषा को देखिए,
पुरातत्व इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कसौटी है, बहुत ही इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दस्तावेज है। अब देखिए, विभिन्न स्थानों पर खोद कर, हम बोले ना आपको, विभिन्न स्थानों पर खोद कर निकाले गए सामान जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। जबकि जब उस जमाने में कोई भी सिक्का मिला था, सिक्का उस जमाने में दब गया था। अब मान लीजिए आपको इस जमाने में अगर अभी टाइम इसी टाइम अगर वही सिक्का मिल जाए तो उसको इतिहास में लिखा जाएगा कि ये बहुत ही पुराना सिक्का है। वही चीज़ बोल रहा है कि मिट्टी के चीज़ से जो भी निकाले जाते हैं और उसी चीज़ से इतिहास लिखा जाता है, उसे ही पुरातत्व कहते हैं। यहाँ पे देखिए, उसे ही क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, आपको सिक्के बोले हैं, सिक्के, अभिलेख तथा इमारत आदि की गणना की जाती है। आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप फिर आपका हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कलिंग युद्ध पर अशोक है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। बोले कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तब अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। अब यहाँ पे देखा, हम इसके आंसर को देखते हैं। अब इसका आंसर देख लिया, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 261 ईसा पूर्व में, जब 261 ईसा पूर्व में अशोक कालीन युद्ध किया गया था, जब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने एक युद्ध किया गया था। उस युद्ध में अशोक ने 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था। कितने लाख लोगों को? 1.5 लाख लोगों को। बहुत लोग हैं भाई, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। अब देखिए, जिनमें से 1 लाख लोग मारे गए थे। अब इनमें से 1 लाख लोग मारे गए थे। अब इन लोगों को मारते देखते हुए अशोक का कठोर दिल पिघल गया था। अशोक का कठोर दिल द्रवित हो गया था, मतलब पिघल गया था। इसी कारण अशोक पर बहुत ही प्रभाव पड़ा था। अब यहाँ पर फिर से समझा लीजिए। देखिए, जब 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था अशोक के बीच, उसमें अशोक ने 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था, जिसमें से 1 लाख लोग जो मारे गए थे, उन लोगों को मारते देखते हुए ही अशोक का कठोर दिल पिघल गया था। अशोक बहुत ही खतरनाक राजा था, उसका कठोर दिल पिघल गया था। अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन कौन थे। बोले कि सातवाहन कौन थे। ये जो सातवाहन है, सातवाहन कौन थे, आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, सातवाहन देखिए, सातवाहन विदेशी नहीं थे। मेन बात है, यह विदेशी नहीं था। एक कानवंश के, जो कानवंश से भारत में कानवंश था, एक कानवंश के अंतिम शासक, जो कानवंश का अंतिम शासक था, उस शासक सुरमा को मारकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन तो एक वंश था। सातवाहन जो है, ये आपका सातवाहन है, ये सातवाहन आपका वंश है। क्या है? एक वंश। आप लोग किसी का नाम सोच रहे होंगे, लेकिन आपका ये सातवाहन एक वंश था। अब यहाँ का फिर से समझ लीजिए। ठीक है, सातवाहन विदेशी नहीं था, सातवाहन विदेशी नहीं थे। कानवंश के अंतिम शासक सुरमा को मारकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में स्थापना की थी। तो ये भी आपका समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे आप देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन का आप एक बार रिपीट मारिए। कोई भी क्वेश्चन आपको याद करने से पहले उस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट मान लीजिए, अपनी भाषा में उसको एक बार याद रिपीट मान लीजिए। अब इसको यहाँ पर एक बार रिपीट मान लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 टोकरियाँ। एक बार रिपीट मारते जाए तब आपको समझाते हैं। 3 टोकरियाँ जिनमें पुस्तक रखे जाते थे। अब बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके शिक्षाओं के संकलन को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें आपका है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इन्हें ही त्रिपिटक कहते हैं। यही आपका त्रिपिटक वाला आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, फिर से समझ लीजिए। अब आपको हम समझाते हैं। देखिए, त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ। 3 टोकरियाँ जिनमें पुस्तक रखी जाती थी। आपको भाषा में आप हम जो समझा रहे हैं आपको इस भाषा में याद कर लिए। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ जिनमें पुस्तक रखी जाती थी। अब जो त्रिपिटक को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। क्या क्या था? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब इन्हें ही त्रिपिटक कहते हैं। बस इतना ही चीज़ आप एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन में आपको याद करने वाला चीज़ है, ये भी आपको समझने वाला चीज़ नहीं है। आप तो फिर आपको देख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर ये 5 नंबर में भी पूछता है, आपको 2 नंबर के लिए आपके बनाए गए हैं, 5 नंबर में भी आपका सवाल आता है। यहाँ पे देखो 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाले। जो भगवान बुद्ध था उसके जीवन पर प्रकाश डाले। अब यहाँ पे देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट। कहाँ? कपिलवस्तु के निकट अम्रकुंज में हुआ था। जो कपिलवस्तु था, कपिलवस्तु के निकट एक अम्रकुंज था, अम्रकुंज में इनका जन्म हुआ था।
अब इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध है, मतलब गौतम बुद्ध ही भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 7वें ही दिन, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तब उनके 7वें ही दिन उनके माता का देहांत हो गया, उनका माता मर गया। अब भगवान बुद्ध की देखभाल उनके मौसी ने की थी। उनका मर गया था, उसको देखभाल तो कोई करना होगा, उनकी देखभाल उनकी मौसी ने की थी। अब गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंताशील थे। चिंताशील क्यों नहीं होगा? 7वें ही दिन से उसके माँ मर गया, उसको माँ को दिखने नहीं मिला, तो चिंताशील होगा ही। अब यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एक पॉइंट यहाँ पे याद कर लीजिए, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। एक छोड़ दिया, आम्रकुंज को छोड़ दीजिए, कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। अब इनके बचपन का नाम याद कर लीजिए, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जब भी भगवान बुद्ध ही 7वें ही दिन का थे तब उनके माँ का इंतकाल हो गया था, उनका माँ का देहांत हो गया था, मर गया था। अब भगवान बुद्ध बहुत ही बचपन से चिंताशील थे, ये भी याद कर लीजिए, भगवान बुद्ध बचपन से चिंताशील थे। और भाई इसकी देखभाल इनके मौसी ने की थी। बस इतना आपके एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर में आपको ये बन जाएगा। अगर 5 नंबर में आए तो इससे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आपको लिख देना है। अब यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि दीन इलाही सब क्या समझते हैं? बोले कि दीन इलाही सब क्या समझते हैं? आपके इसके आंसर को देखते हैं, हम इसको आंसर को देखते हैं। यहाँ पे है इसके आंसर देखिए, अकबर ने देखा कि अकबर दीन इलाही किसने लिखा था? आपको ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन जाएगा। देखिए दीन इलाही किसने लिखा? तो अकबर ने लिखा है। लिखा, आप देखिए, अकबर ने देखा कि सभी धर्म में कुछ अच्छाइयाँ हैं। यहाँ पे तब धर्म था, जो कुछ भी धर्म था, सभी धर्म में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ खूबी है। अगर कोई धर्म, यहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी धर्म संपूर्ण तरीके से नहीं बना है, इसीलिए उन्होंने स्वयं का अपना एक धर्म दीन इलाही चलाया था। बल्कि दीन इलाही क्या है? तो दीन इलाही क्या है? तभी एक दीन इलाही है कि धर्म है। यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देखते हैं, क्योंकि वह हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को मिलाकर साम्राज्य में राजनीतिक एकता कायम करना चाहता था। साम्राज्य पर राजनीतिक एकता कायम करना था, उन लोगों पर अधिकार करना चाहता था। अब इसको फिर से आसान भाषा में एक बार समझ लीजिए। देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन याद भी नहीं रहता है तो आप इतना कम से कम याद कर लीजिएगा कि ये अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म चलाया गया था। तो उस समय कुछ धर्म था, तो उस धर्म में कुछ अच्छाइयाँ था। इस तरीके से हम जैसे आपको बोल रहे हैं उसी तरीके से लिखना है। कुछ अच्छाइयाँ था, लेकिन उस धर्म पर कोई भी धर्म पूरी तरीके से तैयार नहीं था। कोई भी धर्म पूरी तरीके से तैयार नहीं था। तब अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। क्या? तब अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया, क्योंकि वह दीन इलाही धर्म चलाकर हिंदू और मुस्लिम धर्म को मिलाकर साम्राज्य पर राजनीतिक एकता कायम करना चाहता था। राजनीतिक मतलब क्या होता है? उस पर अधिकार करना, उससे कुछ लेना देना, यही सब राजनीतिक होता है। उस पर राजनीतिक करना चाहता था। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन समझ गया होगा। आपका आसान भाषा आपको बिल्कुल समझ आ गया है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ भी आ गया होगा। तो आप लोग दोस्त लोगों को यहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? जिसको उत्तर को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1336 ईस्वी में। और किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन। ये चीज़ आपको समझने वाला क्वेश्चन नहीं है, आप इसको रट लीजिए। यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, विजयनगर साम्राज्य की सिंचाई व्यवस्था क्या था? विजयनगर साम्राज्य के लोग सिंचाई अपने खेतों में सिंचाई कैसे करता था, उसके बारे में जानिए। यहाँ पे देखिए, विजयनगर देखिए क्या है उत्तर में। उत्तर देखिए, विजयनगर चारों ओर से ग्रेनाइट की चट्टानों से घिरा था। एक ग्रेनाइट के पहाड़ था, उस पहाड़ों को चट्टानों से घेरा था। इन चट्टानों से कई धाराएं फूटकर तुंगभद्रा नदी में मिलती थी। अब इन चट्टानों से कई धाराएं निकलकर एक नदी भी था, तुंगभद्रा नदी, उस नदी में मिलती थी। और इन सभी धाराओं को बांधकर अब जो अलग अलग जगह से धारा पानी निकल रहा है, उन सभी पानी को एक जगह में इकट्ठा कर बांधकर एक हौज में पानी को इकट्ठा हो रहा था। एक हौज, एक गड्ढा बना दिया था, एक हौज बना दिया था, उस हौज में पानी को इकट्ठा हो रहा था। इसी पानी से ही विजयनगर साम्राज्य की सिंचाई होती थी। आप इस तरह से लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर आपका आंसर है, मिल जाएगा आपको। 2 नंबर आपको दे देगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि किताबुल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिसका उत्तर देखते हैं यहाँ पे है। देखिए इसका उत्तर,
अरबी में अलबरूनी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में कुल 80 अध्याय है। कितना अध्याय है? 80 अध्याय में विभक्त है। इस पुस्तक में अनेक महान व्यक्ति एवं वैज्ञानिक विशेष लिखा है। मतलब अनेक व्यक्ति अनेक वैज्ञानिक के बारे में इसके बारे में लिखा है, इस किताब में लिखा है। इस ग्रंथ में भारतीय दर्शनों, त्योहार, परंपराओं आदि जानकारी मिलता है। और इसमें जो भारत के दर्शन है, जैसे मुस्लिम लोग क्या मनाते हैं, ईद त्योहार, उसी तरह हिंदू लोग भी क्या मनाते हैं, उसी तरह वो भी इस किताब में लिखा गया है। वही बोल रहा है कि दर्शन, त्योहार, परंपरा आदि सब कुछ इस किताब में जानकारी मिलती है। ये आपका रटने वाला चीज़ है, अब इसको जरूर रख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम इसके 14 नंबर क्वेश्चन को। हम अलबरूनी के किताबुल हिंद पर पढ़ा। अब यहाँ पे क्या है, अलबरूनी पर संक्षिप्त नोट लिखिए। अलबरूनी पर हमें एक नोट लिखना होगा। 2 नंबर में आपको पूछेगा अलबरूनी कहाँ से था, क्या कब आया था भारत, उसके बारे में यहाँ पे आप लिखना है। यहाँ पे देखिए, अलबरूनी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। बोला कि अलबरूनी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, तो हम उसके बारे में नोट लिखते हैं। यहाँ पे देखते हैं उत्तर में, यहाँ पे क्या आपका उत्तर में देखिए, उत्तर में अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में 4 दिसंबर 973 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में 4 दिसंबर 973 ईस्वी में हुआ था। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा, ख्वारिज़म में हुआ था। देखिए, अलबरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने बहुत ही अच्छी शिक्षा मतलब ज्ञान, अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। और ये एक वेदांत के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। एक बहुत ही शक्तिशाली वैज्ञानिक के रूप में यह प्रसिद्ध हुआ। वह कई भाषाएं जानती थी और वो बहुत सारे भाषाएं भी जानती थी, जिनमें से फारसी है, हिब्रू है, संस्कृत भी है। और ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। फिर इसको देख लेते हैं, इसके आंसर को देखिए। अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में आपको ख्वारिज़म में इसका जन्म हुआ था। 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। अलबरूनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, उसकी शिक्षा भी अच्छी प्राप्त की थी। और अलबरूनी कई भाषाएं भी जानते थे, जैसे यहाँ पे है हिब्रू, संस्कृत। और अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अब इसको इसी तरह आपको 2 लाइन में लिख देना है, आपको 2 नंबर आपका आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि भारत में आने वाले 4 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखिए। कि 4 विदेशी यात्रा, उनके यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपका यात्रा वृत्तांत ये है, आपका एक हो जाएगा। ये किताबुल हिंद है। किताबुल हिंद किसने लिखा? अलबरूनी ने लिखा। ये विदेशी था ना, अलबरूनी ने लिखा। ये भी आप एक ठो लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखते उसके आंसर को क्या है। यहाँ पे देखिए उसका 4 आंसर है। देखो अलबरूनी भी है। अलबरूनी क्या लिखा है? किताबुल हिंद लिखा। ये भी आप लिख दोगे। इब्न बतूता क्या लिखा? रेहला लिखा। उसका एक यात्रा वृत्तांत है। आपको रेहला पर भी टिप्पणी करने के बोल देगा, अब उसी तरह लिख दीजिएगा रेहला इब्न बतूता का द्वारा लिखा गया पुस्तक था। इसी तरह का बढ़ा चढ़ा का आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेगास्थनीज का भी इंडिका है। क्या है मेगास्थनीज का? इंडिका है। यहाँ पे कौटिल्य चंद का एक अर्थशास्त्र है। इसी तरह आपको 4 ग्रंथ का नाम और उसके जो लिखने वाला का नाम अब लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अस्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया था? मतलब जो अस्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया था? देखिए अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में कहाँ पर लागू किया गया था? तो बंगाल में लागू किया था, बिहार में भी लागू किया था। और आपके यहाँ पे क्या है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बनारस में लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। ये भी आप लोग जरूर देख लीजिए, बहुत ही विविध और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि प्रश्न 17 नंबर है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? इसके आंसर को हम देखते हैं। देखिए 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। कारतूस क्या होता है आपको समझ लीजिए। जो कारतूस होता है आपका बंदूक का गोली। क्या होता है? कारतूस बंदूक का गोली होता है। अब देखो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कई राइफल का प्रयोग किया था। जब 1857 में ब्रिटिश सरकार ने कई राइफल का प्रयोग किया था, उसमें कारतूस पर चिकने कागज लगा था। जो गोली था उस गोली पर चिकने कागज लगा था, जिसमें दांतों से हटाना पड़ता था। वो कागज को दांतों से हटाना पड़ता था। जब 1857 की क्रांति में बंगाल सेना में यह अफवाह फैला कि कारतूस पर गाय एवं सुअर की चर्बी लगी है, तब हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश फैल गया। अब इसको हम आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, मेन कारण था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस मतलब गोली वाला चर्बी, मान लीजिए चर्बी वाला गोली, ये आप मान लीजिए।
चर्बी वाला गोली, जब उसको हम आसान भाषा में समझा रहे हैं आपको, 1857 के तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। जब 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक राइफल की प्रयोग की थी, एक राइफल का प्रयोग किया था, तो उसमें कारतूस पर चिकने कागज, उस कारतूस पर अब ब्रिटिश शासक ने चिकना कागज लगा था। उस कागज पर देखो, उस गोली को कारतूस पर एक चिकना कागज लगा था। उस कागज को मुंह से हटाना पड़ता था। क्या करना पड़ता? मुंह लगा के उस पर हटाना पड़ता था। और बंगाल के सैनिकों ने यह अफवाह फैलाया कि जो कारतूस है, कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी है। तब हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश फैल गया। अब देखिए, हिंदू लोग तो गाय की चर्बी तो नहीं छुएगा, ये बात है। जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग गाय की चर्बी पर नहीं छुएगा। अब जो आपका मुस्लिम लोग हो तो सुअर की चर्बी नहीं छुएगा। इसी तरह आक्रोश फैल गया। तो आपका यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया। मेन चीज़ है यहाँ पर कारतूस। कारतूस को किसी बच्चे को समझ में नहीं आता। कारतूस क्या होता है? तो कारतूस होता है आपका गोली। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या यहाँ पे देखा 18 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाले 2 महिलाओं के नाम। बोले कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसमें 2 महिलाओं का नाम बताइए जो बहुत ही योगदान दिया था 1857 के क्रांति का। उसमें एक लिख दीजिएगा रानी लक्ष्मीबाई। क्या है? रानी लक्ष्मीबाई है एक क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। और दूसरा है आपका बेगम हजरत महल है। क्या है? दूसरा बेगम हजरत महल है। अब इस तरह से 18 नंबर क्वेश्चन को भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखा आपको 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पे देखो 19 नंबर क्वेश्चन कि प्रश्न 19 क्या है? प्रश्न, बाबू कुंवर सिंह कौन थे? बाबू कुंवर सिंह कौन थे और 1857 के क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया था? ये बात आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए इसके आंसर को देखते हैं। बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के आरा जिले में जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू कुंवर सिंह का जन्म? बिहार के आरा जिले में जगदीशपुर में 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। वह राज परिवार से संबंधित थे। वह राजा परिवार से संबंधित रखते थे। यहाँ पे देखिए, बाबू कुंवर सिंह शाहजादा के पुत्र थे। किसका पुत्र था? एक शाहजादा का पुत्र था। अब 1826 ईस्वी में पिता के मृत्यु के बाद, अब जो शाहजादा सिंह मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के बाद जगदीशपुर की गद्दी पर बैठ गया था। अभी जो बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के गद्दी पर बैठ गया था। अब देखिए, पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने किया था। ये बात आपको फिर से और एक बार आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, बाबू कुंवर सिंह का जन्म कहाँ? बिहार के आरा जिले में। कहाँ हुआ था? बिहार के आरा जिले में जगदीशपुर में 1882 का हुआ था। आप इतना ध्यान रखिए, अब इतना कम से कम लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, बाबू कुंवर सिंह शाहजादा सिंह के पुत्र थे। किसके थे? शाहजादा के पुत्र थे। और जब शाहजादा सिंह का उसके पिता का मृत्यु हो गया था, तब वो 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की गद्दी पर बैठ गया था। आप इतना लिख दीजिएगा। और 1857 में पटना के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने। अब इसी तरह 19 नंबर क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। क्या है आपका? 20 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही भी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ही भी है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका। हर साल लमसम आपको ये क्वेश्चन आपको 1-2 साल में और 1-2 साल के बीच ये क्वेश्चन आपको हर साल रिपीट एग्जाम में करता है। अब इस क्वेश्चन कैद कर लीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन क्या है? चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण सत्याग्रह किसने चालू किया था? महात्मा गांधी ने चालू किया था। मालूम है ना आप लोगों को? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह लागू किया था। यहाँ पे देखिए, चंपारण सत्याग्रह देखो, गोरे बागान मालिकों ने किसानों को 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। और फिर 3/20 मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। अब किसान इस पद्धति से मुक्त होने के लिए इसे कौन किसान करेगा? एक बीघा जमीन में 3 कट्ठा का जमीन कौन खेती करेगा? कोई नहीं करेगा। अब इससे मुक्त होने के लिए 1917 में चंपारण के राजकुमार, जो चंपारण का राजकुमार था, क्या है, शुक्लों के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। अब शुक्लों के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। अब वहाँ पे चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने समस्या को सुना, जो समस्या है उसको सुना और सही पाया और सही निर्णय लिया और उसने चंपारण में सत्याग्रह चलाया और वहाँ पे सफलता भी मिल गया था। अब वहाँ पे जो चंपारण में सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने वहाँ पे चंपारण में सफलता भी उसको मिल गया था। अब इस तरह से लिख दीजिएगा एग्जाम में। आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको इसमें 2 नंबर आपको गारंटी के साथ आपको मिल जाएगा। 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखा, आपको टोटल आपको 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर इसमें से आपका टोटल 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में 5 भी सब्जेक्ट नहीं पूछा, आपको हम नंबर दिए, उस नंबर पर जरूर आप कॉल कर लीजिएगा। जब आपको जो 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था
आपको सब 20 सब्जेक्ट क्वेश्चन में से 5 सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, अब हमको कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपका 20 सब्जेक्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं, तो आपको 100 सब्जेक्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, जिसमें से आपको एग्जाम में आराम से आप हिस्ट्री को लेकर आप आराम से पास हो जाएगा। तो आप 100 सब्जेक्ट क्वेश्चन को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? उनके भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। आप लोग कमेंट में आंसर को जरूर बताते चलिएगा, और वीडियो का लास्ट में बताइए कि 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही आंसर लगा पाए हैं। और आप लोग एक बात कमेंट में बताइए कि अगर आप इस PDF का नोट्स लेना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर PDF का नोट्स ले सकते हैं। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें से आपको टोटल 4 सब्जेक्ट किया जाएगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस आस्थान पर हुआ था? बोल के रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस आस्थान पर हुआ था? आपको ऑप्शन ये तो झांसी तो नहीं होगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा काशी में हुआ था। कहाँ होता? काशी में। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताए तो चलिएगा। यहाँ पे आपको देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? बोले 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस। क्या हो जाएगा? चर्बी वाला कारतूस हो जाएगा। यहाँ आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बोले कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1773 में। कब हुआ था? 1773 में। यहाँ पे आपका देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन के पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध कब हुआ था? बोले कि पलासी में अंग्रेज तथा बंगाल के नवाबों के बीच युद्ध कब हुआ था? तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। आगे देखते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपको भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? बोले कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। यहाँ पर आपका देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1800 के बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बोले कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब लागू हुआ था? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1917 में। कब लागू हुआ था? 1917 में। यहाँ पर आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? वो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1947 में। कब बना था? 1947 में। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की? बोला अकबरनामा की रचना किसने की थी? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा अबुल फजल ने। किसने की थी? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? बोले कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णदेव राय। क्या जाएगा? कृष्णदेव राय। आपको हर एक वीडियो में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। आपको टोटल आपको 8 सेट कराएंगे। अगर 8 सेट को आप लेना चाहते हो एग्जाम से पहले, आप चैनल को यहाँ पर आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना है? चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाई? बोले कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाई थी? आपको ऑप्शन को देखते हैं, आपको ऑप्शन ये हो जाएगा अकबर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अकबर ने बनाई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पुस्टिंग मार्क का जहाज किसे कहा जाता है? बोले पुस्टिंग मार्क का जहाज किसे कहा जाता है? वो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वल्लभाचार्य को। किसको? वल्लभाचार्य को। यहाँ आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? बोले वास्को डी गामा भारत कब आया था? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब ऑप्शन बी हो जाएगा 1448 में। कब आया था? 1448 में। यहाँ पे आपका देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है अल्बरोनी किसके साथ भारत आया? बोले अल्बरोनी किसके साथ भारत आया था? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ अल्बरोनी भारत आया था। यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि इब्न बतूता किस देश का एक निवासी था? बोले कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मोरक्को का था। कहाँ का था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। यहाँ पे आपका है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किताब रेहला में किसकी यात्रा वृत्तान हो जाएगा? यात्रा वृत्तान मिलता है। किताब रेहला में किसका यात्रा वृत्तान मिलता है? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा इब्न बतूता का। किसका मिलता है? इब्न बतूता का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर और दिगंबर का संवाद किस धर्म से? बोले सितंबर और दिगंबर का संवाद किस धर्म से? हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा जैन धर्म से। किस है? जैन धर्म से है। यहाँ आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? बोले मनुष्य स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 8 प्रकार के। कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? 8 प्रकार के। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा का सच वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा ईरान सागर में मिला है। कहाँ मिला है? ईरान सागर में मिला है। यहाँ पर आपका देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है क्या? 21 नंबर क्वेश्चन कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे?
अशोक और महेंद्र, क्या है, अशोक ने महेंद्र किसको, महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे गए थे? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका। कहाँ भेजे गए थे? श्रीलंका भेजा गया था। यहाँ पर आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? बल्कि महाभारत का युद्ध कितना दिनों तक चला था? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 18 दिन तक। कितना चला था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। तो आपका ऑप्शन ये है 18, आपका ऑप्शन डी 18 दिन। आपका इसका आंसर लगा दीजिए 18 दिन। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृत भाषा में। किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। यहाँ पर आपका 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना? बिल्कुल मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा विशक का दंत। विशक का दंत लिखने में गलत है, लेकिन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा विशक का दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशक का दंत। यहाँ आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? बोले कि वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ये तो नहीं होगा, आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा, 4 होगा इसका आंसर। देख इसके आंसर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ पर आपका देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर के क्वेश्चन एक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बोले अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कौटिल्य चंद्रकाय। क्या जाएगा? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चंद्रकाय। आपको यहाँ पर मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस किस ग्रंथ का लिखा था? वो हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस किस ग्रंथ का लिखा था? तो विशक्खा-दंत। क्या जाएगा? विशक्खा-दंत लिखा था। मेगास्थनीज किस ग्रंथ लिखा था? मेगास्थनी लिखा था इंडिया गेट। मेगास्थनी इंडी का लिखा था। क्या था? इंडिया का। आपको कौटिल्य चंद्रकाय क्या जाएगा? अर्थशास्त्र लिखा था। आपको अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो आपको हो जाएगा कौटिल्य चंद्रकाय। आगे देखते हैं अशोक क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था? बोला अशोक किस वंश का शासक था? हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मौर्य वंश का। किस वंश का था? मौर्य वंश का था। यहाँ पर आपका 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन है कि धाम के महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? यहाँ पे धाम भी लिखने गलत है, आपको धाम ऐसे होगा, यहाँ पे धाम हो जाएगा। धाम के महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यायक प्रशिष्ट की रचना किसने की थी? बोले कि पर्यायक प्रशिष्ट की रचना किसने की थी? आपको ऑप्शन ये तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। आगे देखते ऑप्शन डी को। आपको ऑप्शन डी हो जाएगा क्या था? हरिसेन हो जाएगा। क्या जाएगा? हरिसेन ने की थी। पर्यायक प्रशिष्ट की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। आगे देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, हिंदू क्या है निम्नलिखित हिंदू देवता में कौन सैदव के प्रमुख देवता थे? बोले कि सैदव के कौन प्रमुख देवता थे? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा शिव था। कौन था? शिव था। आगे देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बोले कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपको ऑप्शन सी हो, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा भगवा नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी। और आप लोग को कोई भी फ्रेंड हो, दोस्त हो, अब उसकी तैयारी अभी भी नहीं हुआ है तो आप स्टार सब्जेक्टिव क्वेश्चन को उसको जरूर भेज दीजिएगा। 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर भेज दीजिएगा। उसकी तैयारी 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ आपको लगने वाला है। 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 826 ईस्वी में किसने की थी? सर्वप्रथम 826 ईस्वी में किसने की थी? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा अर्नेस्ट माइके ने। किसने की थी? अर्नेस्ट माइके ने की थी। यहाँ आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे? बोले हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा मृत्यु देवी की। किसकी? मृत्यु देवी की पूजा करते थे। आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि नाथमुनि का संबंध किससे? बोले नाथमुनि का संबंध है, तो नाथमुनि का संबंध किससे है? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा विष्णु धर्म। क्या है? वैष्णव धर्म से है। नाथमुनि का धर्म हो जाएगा वैष्णव धर्म से है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि तलवांडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? बोले तलवांडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु नानक का। किसका हो जाएगा? गुरु नानक का हो जाएगा। यहाँ आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्त आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? बोले उत्तर भारत में भक्त आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। यहाँ आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बोले स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो हो जाएगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह आपको होगा सिराज गोपालाचारी। क्या जाएगा? सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बोले कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? आपको ऑप्शन ये हो जाएगा 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। आगे देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? बोले भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा सिराज गोपालाचारी। क्या जाएगा? सिराज गोपालाचारी था। आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? बोले सर की उपाधि किसने वापस की थी? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। आपको 31 नंबर क्वेश्चन है कि पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? बोले कि पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लाइक नहीं को तो जरूर लाइक कर लीजिएगा। अपने दोस्त लोगों को भी जरूर शेयर कर दीजिए। आपका 42 नंबर क्वेश्चन है
कि मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुआ था, मतलब कि मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुआ था। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। यहाँ पर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आपको ऑप्शन ये हो जाएगा पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने किया था। यहाँ पर आपका 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, बल्कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। आपको ऑप्शन हो जाएगा, आपको ऑप्शन 1911 हो जाएगा। क्या जाएगा? 1911 में होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। यहाँ पर आपका 45 नंबर क्वेश्चन कि अस्थायी बंदोबस्त जोड़ा था, बल्कि अस्थायी बंदोबस्त किससे जोड़ा गया था। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कॉर्नवालिस से। किससे जोड़ा गया था? कॉर्नवालिस से। यहाँ पर है 46 नंबर क्वेश्चन कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बल्कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। आपको ऑप्शन डी हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्या होगा? बहादुर शाह जफर। यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन क्या संथाल विद्रोह कब हुआ था, बल्कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। आपको ऑप्शन 1955 तो नहीं होगा। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1855 में। कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855 में हुआ था। यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था, बल्कि पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था। आपको ऑप्शन ये हो जाएगा 1510 में। कब किया था? 1510 में पुर्तगाली ने, जो पुर्तगाली था वो गोवा पर अधिकार कर लिया था। आपको 49 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, बल्कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था अकबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि जजिया किससे लिया जाता था। जो जजिया था, जजिया किससे लिया जाता था। जजिया किसका है? जजिया था हिंदुओं का है। जजिया किसका है? जजिया हिंदुओं से लिया जाता था। जजिया किससे लिया जाता था? हिंदुओं से। और वो हिंदुओं को ही क्या कहते हैं? सिम्मियों से लिया जाता था। हिंदुओं को ही क्या कहते हैं? सिम्मियों। मुसलमानों से क्या लिया जाता था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि मुसलमानों से क्या लिया जाता है। आप लोग कमेंट में जरूर इसको बता दीजिएगा। यहाँ पर का 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो एक नंबर क्वेश्चन है कि रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1922 में मिला था। कब मिला था? 1922 को। आप लोग कमेंट में आंसर को जरूर बताते चलिएगा। यहाँ पे देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, मतलब कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। आपको ऑप्शन ये हो जाएगा पांडवों ने जीता था। किसने जीता था? पांडवों ने जीता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीता था। यहाँ पे देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन को। 103 नंबर क्वेश्चन है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, मतलब जो नवरत्न था किस शासक के दरबार में रहते थे। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। यहाँ पे देखते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, मतलब 104 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 104 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, मतलब मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। आपको ऑप्शन ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो यहाँ पे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर एग्जाम से पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे हम वादा किए थे आपको 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो आपको इस वीडियो में टोटल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा गया था। आपको ऑप्शन डी हो जाएगा अपरिग्रह। क्या जोड़ा गया था? अपरिग्रह जोड़ा गया था। यहाँ पे देखते हैं आपको 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, मतलब महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा भीष्म के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भीष्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखा आपको 107 नंबर क्वेश्चन कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी, बोला अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी। आपको ऑप्शन डी हो जाएगा विचित्र बीर्ज की। किसकी पत्नी थी? विचित्र बीर्ज की पत्नी थी। यहाँ पे देखते हैं आपको 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंपर क्वेश्चन है कि हिनयानी पुस्तक किस भाषा में है, मतलब हिनयानी पुस्तक जो है किस भाषा में है। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा पाली भाषा में। किस भाषा में है? पाली भाषा में। यहाँ पर आपको 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, बोलो कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। इसका हमें आंसर को देखते हैं। आपको आंसर डी हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा सिद्धार्थ था। क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पे देता है आपको 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तन किस भाषा में लिखा था। जो इब्न बतूता है वो अपना यात्रा वृत्तन किस भाषा में लिखा था। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। तो चलिए आगे देता है आपको 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन है कि तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तन है। ये जो तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तन है। आपको ऑप्शन ये हो जाएगा अलबरौनी का। किसका है? अलबरौनी का है। आगे देखते हैं आपको 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि तलवांडी किसका जन्मस्थान है, बल्कि तलवांडी किसका जन्मस्थान है। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु नानक। आपको ऑप्शन बी नानक है तो आपको ऑप्शन बी लगा दीजिए नानक का। यहाँ पे देखते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अमुक्त मल्य अधिक किसने लिखा, बोले अमुक्त मल्य जो ग्रंथ है ग्रंथ किसने लिखा है। इसके आंसर को देखते हैं हम। आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्णदेव राय ने लिखा था। किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने। यहाँ पे देखते हैं आपको 114 नंबर क्वेश्चन
कि हरिहर एवं बुक का किस वंश का शासक था? बोलेगा हरिहर एवं बुक का किस वंश का शासक था? आपको ऑप्शन ये हो जाएगा संगाम वंश का। किस वंश का शासक था? संगाम वंश का। यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। यहाँ पे आपको 116 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिन इलाही सम्मानित है, बल्कि दिन इलाही किससे सम्मानित है? आपको ऑप्शन ये हो जाएगा अकबर से। किससे सम्मानित है दिन इलाही? अकबर से। यहाँ पे आपका देखिए 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में महिला शांत थी, बल्कि निम्नलिखित में कौन महिला शांत थी? आपको ऑप्शन ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी देखते हैं। आपको ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। क्या जाएगा? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इनमें सभी। यहाँ पे देखते हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन, 118 नंबर क्वेश्चन है कि बीजाक में किसका उपदेश संग्रहित है? बल्कि बीजाक में किसका उपदेश संग्रहित है? आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कबीर का। किसका है? कबीर का। यहाँ पे आपको 119 नंबर क्वेश्चन देखिए कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? बोलकर तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? आपको ऑप्शन ये हो जाएगा अकबर ने। किसने? आपको ऑप्शन ये हो जाएगा अकबर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। यहाँ पे देखते हैं आपको अभी 120 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन है कि कैप्टन हकीन्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जो कैप्टन हकीन्स है किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में भारत आया था? जहांगीर के दरबार में भारत आया था। 121 नंबर क्वेश्चन को, 121 नंबर क्वेश्चन है कि हम्पी किस साम्राज्य सम्मानित है? बोले हम्पी किस साम्राज्य सम्मानित? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा विजयनगर से। किससे सम्मानित है? विजयनगर से। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त लोग को भी जरूर शेयर कर दीजिए। आपको टोटल आपको 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा है। आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम्पी किस साम्राज्य समेत? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा विजयनगर से। किससे? विजयनगर से। आगे देते हैं आपको 122 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि वल्लभ भाई चारिया का जन्म हुआ था। बल्कि वल्लभ भाई चारिया का जन्म कहाँ हुआ था? आपको आंसर हो जाएगा वाराणसी। देखते आपको ऑप्शन बी हो जाएगा वाराणसी। कहाँ? ऑप्शन बी हो जाएगा वाराणसी में हुआ था। आगे तो आपको 123 नंबर क्वेश्चन, आपको 123 नंबर क्वेश्चन है कि राजकुमार दरा का सम्मान किस सिलसिले से है? जो राजकुमार दरा है, राजकुमार दरा का सम्मान किस सिलसिले से है? तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कादेरी सिलसिले से। किस सिलसिले से है? कादेरी सिलसिले से है। आपको 124 नंबर क्वेश्चन देखिए कि तलवांडी किसका जन्मस्थान है? बल्कि तलवांडी किसका जन्मस्थान है? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु नानक का। किसका है? गुरु नानक का है। आगे तो आपको 125 नंबर क्वेश्चन, 125 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह ने किस मुगल साम्राज्य को हराया था? जो शेरशाह है किस मुगल साम्राज्य को हराया था? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखा आपको 126 नंबर क्वेश्चन कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा तुजा के बाबरी। क्या हो जाएगा? तुजा के बाबरी। यहाँ पे देखा आपको 127 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन क्या है? 127 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बल्कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपको 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर ने टोडरमल को दीवानी अशरफ कब नियुक्त की थी? जो अकबर ने टोडरमल को दीवानी अशरफ कब नियुक्त की थी? आपको ऑप्शन ये हो जाएगा 1582 में। कब नियुक्त की थी? 1582 में। क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जीतल क्या है? बल्कि जीतल क्या है? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्का है। जीतल क्या है? एक सिक्का है। यहाँ पे देता है 130 नंबर क्वेश्चन, 130 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बल्कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है ताजमहल? यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपको 131 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 131 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया था? जो अकबर था, अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया था? हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1582 में। किस वर्ष चलाया था? 1582 में। यहाँ पर आपको 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुजा के बाबरी किसने लिखी? अब क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, दोबारा पूछ दिया है, दोबारा नहीं पूछा, हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा उलाट दिया है। यहाँ पे देखो तुजा के बाबरी किसने लिखी है? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा बाबर ने लिखी है। किसने बात लिखी है? बाबर ने लिखी है। यहाँ पे देखा आपको 133 नंबर क्वेश्चन कि लखनऊ में 857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो लखनऊ में 857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। यहाँ पे आपको 134 नंबर क्वेश्चन है कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा मार्टिन वर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। यहाँ पर आपको 135 नंबर क्वेश्चन है कि झोंकनबाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? होगा कहाँ पर हुआ? आपको ये अर्जुन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कहाँ पर हुआ था? आपको ऑप्शन देखते हैं, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा सागर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सागर पर हुआ था। यहाँ पे देखते हैं आपको 136 नंबर क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए
शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? बोले कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा लाला लाजपत राय को। किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। यहाँ पर आपको देखिए 137 नंबर क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बोले गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। यहाँ पर आपको देखिए 138 नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर क्वेश्चन है कि काला कानून किसे कहा गया? बोले काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। किससे जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या पाकिस्तान शब्द किसने दिया? मतलब कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? आपको ऑप्शन ये तो नहीं होगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा चौधरी रहमत अली दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन है भारत कब आया था? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1938 में। कब आया था? 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपके 141 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 141 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला था? जो विशाल स्नानागार था आपको कहाँ पर मिला था? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ पे देखते हैं आपको 142 नंबर क्वेश्चन क्या है। 142 नंबर क्वेश्चन है कि आईन अकबरी किसने लिखा? मतलब आईन अकबरी किसने लिखा था? तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखा था। यहाँ पे आपको 143 नंबर क्वेश्चन कि श्री भगवान गीता का महत्व किसने विचार दिया था? बल्कि जो श्री भगवान गीता था इसका महत्व किसने विचार दिया था? आपको ऑप्शन ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, ऑप्शन डी देखते हैं। आपको ऑप्शन डी इनमें सभी हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। आगे देखते हैं आपको 144 नंबर क्वेश्चन है कि तिरिया बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? क्योंकि तिरिया बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा पटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पटलिपुत्र में। 145 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल स्थित है, बल्कि लोथल कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है लोथल? गुजरात में स्थित है। यहाँ पर आपको 146 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है? बल्कि भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं आपको 147 नंबर क्वेश्चन। 147 नंबर क्वेश्चन है कि कलिबंगन स्थित है, बल्कि कलिबंगन कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन ये हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है कलिबंगन? राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर आपको 148 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा था? इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दे। इसके लिए आपके पास सवारी मांग रहा हूँ, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। अब किसका आंसर है? इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा? आप लोग पढ़ चुके हैं आगे जाके। क्या अरबी भाषा में लिखा है? क्या अरबी भाषा में लिखा है। यहाँ पर आपको 149 नंबर क्वेश्चन क्या है। 149 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर शिष्य थे, बल्कि कबीर किसके शिष्य थे? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। यहाँ पर आपको 150 नंबर क्वेश्चन क्या है। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश में भारत आया था उसका नाम क्या था? आपको उसका नाम हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करा चुके हैं। टोटल अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम आराम से आप हिस्ट्री के लेकर आराम से आप पास हो जाइएगा।